वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके थे 28 एमसीक्यूज। इसमें 26 रहते हैं, तो आते हैं उन 26 एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 29 है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a body and moves 100 meter displacement perpendicular to the force. Work done by force on body is। फोर्स हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है थीटा। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। हमने वर्क मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो cos 90 हमारे पास आ रहा है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल गिव अस 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0 जूल्स। तो ऑप्शन ए 0 जूल हो गया। अच्छा, 30 नंबर की तरफ आते हैं। Which one of the following या which one is non-conservative force? अब पहले समझने ये चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो डिपेंड करता है पाथ पे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो है जिसका वर्क डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। 31 में कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, if a kinetic energy of a body increases by 300%, then what is the percentage increase in momentum? काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली हमारे पास हम k कह रहे हैं, अब वो 300% इंक्रीज हो रही, तो k के साथ हम 300% इंक्रीज करें, उस काइनेटिक एनर्जी को हम नाम दे रहे हैं k डैश दे रहे हैं। ठीक है, 300% का मतलब है पर 100, तो पर 100 हो गया, जीरोस के साथ खत्म, तो k प्लस 3k, तो ये न्यू जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4k होगी। लेकिन हम इंटरेस्टेड है मोमेंटम में, तो ये तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू मास। ठीक हो गया, तो इसमें हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो k डैश की जगह हमने पुट किया p डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक हो गया, यहाँ पे 2m, यहाँ पे 2m, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो p बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर। अच्छा, दोनों साइड्स का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट खत्म, 4 का स्क्वायर रूट ले लो 2 आता है, और p स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2p आता है। तो हमारे पास फाइनल जो चेंज मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम हमारे पास हो गया 2p के बराबर है। अब परसेंट चेंज कितना आ रहा है, आ चुका है मोमेंटम में, तो हमारे पास है 2p डिवाइड बाय p मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो डेल्टा p डिवाइड बाय p इंटू 100। अब डेल्टा p हमारे पास बराबर है चेंज इन मोमेंटम, तो p डैश माइनस p डिवाइड बाय p, तो p डैश की जगह हमने 2p लगा लिया, माइनस p डिवाइड बाय p इंटू 100। अच्छा, 2p माइनस p से हमारे पास p आ रहा है, p डिवाइड बाय p से हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 100 से हमारे पास 100%। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 32 में कह रहे हैं कि allied body A and a heavy body B have equal linear momentum. Kinetic energy of the body A dash is dash. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पता है p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के बराबर है, हमें ये पता है। अब बॉडी ए के लिए हम यहाँ पे a लगा रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि मास और काइनेटिक एनर्जी के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बी और मास बी, मोमेंटम तो सेम ही है, तो मोमेंटम को हम हाथ नहीं लगा रहे। रेशो जब मालूम करते हैं, पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पहली वीडियो में, कि दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, इसी तरह दिस डिवाइड बाय दिस। अब ये अगर हम डिवीजन में लेके जाते हैं, तो डिवीजन में लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2mp ऊपर चला जाएगा, p स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो 2 के साथ खत्म हो जाएगा, p स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास mp डिवाइड बाय mp हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए। अच्छा, अगर आप देखिए तो हमें कह रहे कि बी जो है वो हैवियर है और m जो है वो लाइट है, तो मतलब इसकी वैल्यू फर्ज करें, लाइट की वैल्यू हम 1 किलोग्राम ले रहे हैं और हेवियर की हम 2 किलोग्राम ले रहे हैं, तो 2 डिवाइड बाय 1, तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 1, ये हम सपोज करें। लेकिन अगर हेवियर बॉडी है, नीचे लाइटर बॉडी है, तो उसका जो ओवरऑल उसकी वैल्यू आएगी तो विच वुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 हो गया। अब यहाँ पे ये डिवीजन में है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी,
तो ये हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो ये भी 1 से ग्रेटर होगा इनका रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवीजन में है, इस साइड पे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। The curved flight of fighter plane at high speed requires a large centripetal force required. Q centripetal force is the force that compels the body to move in circle. तो सर्कल में मूवमेंट करने के लिए, सर्कल में मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, तो a force of 12 Newton displaces a body by 8 meter in 4 seconds. What is the power of the agency applying the force? Force, डिस्प्लेसमेंट, टाइम सब गिवन है, पावर मालूम करना है। पावर के इक्वेशन है P = W डिवाइड बाय T। W हमारे पास बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड, अच्छा टाइम की वैल्यू पुट कर लें, सब की वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे पास ये हो गया 12 को 4 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास 3 8 24। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 24 वाट आ रहे, सी ऑप्शन 24 वाट। अच्छा, 35 में कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो इनिशियली जो मोमेंटम था उसको हम p कह रहे, जो अब चेंज मोमेंटम होगा, जो मतलब जो न्यू मोमेंटम होगा, सॉरी चेंज न्यू मोमेंटम होगा उसको हम p डैश कह रहे। तो उसमें हमारे पास जो p था उसमें 20% इंक्रीज अब आया है, तो p प्लस 20% ऑफ p, ठीक है। 20% तो 20%, 100 नीचे लिखना है। अच्छा, इस तरह है कि 1 0 इसका खत्म हो जाएगा, सॉरी एक खत्म हो जाएगा, इसका एक खत्म हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 10 से हमारे पास 0.2 आ रहे हैं, तो p प्लस 0.2 p से हमारे पास 1.2 p आ रहे हैं। अच्छा, इसका हम स्क्वायर लेते हैं, p बार का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, 1.2 का स्क्वायर 1.44 आता है, p स्क्वायर तो ये आ जाता है, ठीक है। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के बराबर है, या अगर हम इसके को अकेला छोड़ते हैं तो 2m की हमें डिवीजन देता है, इस तरफ ले चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम सिर्फ k लगा रहे हैं, इस तरह दूसरे के लिए भी इस तरह हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे p स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और इस दूसरे की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 2m 2 है, m है 2 है, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास k बार इज इक्वल टू या k डैश इज इक्वल टू 1.44 k आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी वो आ गई। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 200, तो इससे हमारे पास परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल था और जो न्यू या ओरिजिनल या इनिशियली जो था वो k था, ठीक है। तो k बार माइनस k डिवाइड बाय k इनटू 100, के बार हमारे पास इसके बराबर है, कि अपनी जगह पे 1.44 माइनस के के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, जिससे हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये 0 आ गया, ठीक है। पॉइंट अपनी जगह पे 4 आ गया, तो 0.44 के डिवाइड बाय के साथ खत्म हो गया, तो 0.44 into 100 से हमारे पास 54% आ रहे हैं, विच इज ऑप्शन सी। 36 में कह रहे हैं power, what is the average power required to lift a mass of 100 kg to a height of 50 meter in 50 seconds? मास गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, पावर मालूम करना है, P = W डिवाइड बाय T, वर्क हमारे पास mgh के बराबर है। अच्छा, तो इसकी जगह अगर वैल्यूज पुट कर ले 50 के साथ खत्म हो जाता है। 100 into 9.8, 100 को 9 से ज़रब देते तो 900 आता है, 9.8 हो गया तो 980 वाट आ जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी आ रहा है। Which of the following statements is correct? कौन सा करेक्ट है? सबसे पहले इलास्टिक इनइलास्टिक यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि इलास्टिक इनइलास्टिक होते क्या हैं। इलास्टिक में हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, जबकि इनइलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। और ऑप्शंस की तरफ हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। A man pushes a car and fails to displace, मतलब हमारे पास D जो है वो 0 है, अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो 0। He does, काम उसने कितना किया ये मालूम करना है, तो F = W = FD cos थीटा, D हमारे पास 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, बल्कि जो 0, सो he has done nothing, he does no work at all, तो ऑप्शन क्या आता है। 39 में देखें तो work is said to be negative when the angle between F and D is dash,
अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस तरह करते हैं इक्वेशन में वैल्यूज डालते जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आप अगर देख भी ले तो 180 डिग्री पे cos 180 डिग्री पे -1 आता है, तो इट मींस द वर्क इज नेगेटिव। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 180 डिग्री। 60 watt bulb is switched on for 5 minutes. How much energy does it consume? तो पावर हमें गिवन है, टाइम गिवन है, ई मालूम करना है। यहाँ पे जल्दबाजी से आपने काम नहीं लेना। टी को आपने मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो ये 300 सेकंड आ गए। ई डिवाइड बाई टी है। टी यहाँ पे डिवीजन में इस साइड पे आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लिए 18,000 जूल। अच्छा, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो जाए। ये देखिए, इसके साथ 2 जीरो है, इसके साथ 1 जीरो है, तो ये 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 6 3 18, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 18,000 जूल। A 500 kilogram car is moving at a speed of 20 meter per second. What is the kinetic energy? मास गिवन है, स्पीड गिवन है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर है। इसमें वैल्यूज पुट कर ले। 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। तो इस तरह है कि 400 डिवाइड बाय 2 से हमारे पास 200 आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 500, तो यहाँ पे आपने ख्याल करना है 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो 1 2 3 4 4 जीरो तो हो गए। 5 2 10, तो इसके साथ 10 लगा लो, तो कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसमें अगर आप देख ले 1 2 3 4 5, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है। अच्छा, 42 में कह रहे थे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन डैश। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की इक्वेशन आप देख लें तो उसमें हमारे पास मास का जिक्र आ रहा है और हाइट का आ रहा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। 43 में कह रहे थे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कल इज, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। टेंजेंट किसे बोलते हैं कि सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच करती है कोई लाइन तो हम कहते हैं कि ये इसका टेंजेंट है। Rank is subtended at the center of the circle by an arc equal to its radius is called radian। ये रेडियन की डिफिनेशन है कि अगर ये और ये जिस एंगल पे बराबर होते हैं, रेडियस और आर्क की लेंथ बराबर होती है, तो उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। If a car moves at with a uniform speed of 2 meter per second in a circle of radius 0.4, its angular speed is, हमारे पास v गिवन है, r गिवन है, ओमेगा मालूम करना है, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा को इस साइड पे छोड़ना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, r इस साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू v डिवाइड बाय r, तो 2 डिवाइड बाय 0.4। अब कैलकुलेटर आपके पास अलाउड होगा नहीं, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर नहीं है तो क्या करना है, 0.4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 0.4 शायद की जगह डेसिमल की जगह 1 लिख ले और 4 की जगह 0 लिख ले, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 10। हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, काम करना आसान हो जाएगा। तो डिवाइड है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना चाहें तो ये 10 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, इसको खत्म कर लो इसके साथ, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 रेडियन पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 46 में कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, तो इसकी डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिसका ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, द टाइम रेट ऑफ चेंज या द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। Which of the following equations relates centripetal force to mass velocity and radius of curvature? Centripetal force का equation basically F equals to mv squared divided by r है। Centripetal force is defined as a force which compels or causes a body to move in circle। ये पहले भी हम बात इस पे कर चुके हैं, तो इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। अच्छा, the wheel of a car is rotating at a rate of 1200 revolutions per minute on pressing the accelerator for 10 seconds. It starts rotating at 4500 revolutions per minute. The angular acceleration of the wheel is, अच्छा, तो आपको ओमेगा आई जो है वो ये गिवन है, टाइम इतना है, आपको जो ओमेगा एफ है वो इतना गिवन है, आपने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने इसको रिवॉल्यूशंस पर मिनट को आपने मिनट से सेकंड की तरफ जाना है, ठीक है। डिग्रीज और रेडियन का बाद में देखेंगे। तो हमारे पास 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड होते हैं, लेकिन अगर आप ये देख ले तो आपको डिवीजन का साइन नजर आ रहा है, ये पर है, डिवाइड है, तो आपने 60 पे इसको डिवाइड करने पर मिनट की जगह आपने 60 सेकंड लगा लिए, तो 0 0 के साथ खत्म। अच्छा 6 15 6, अच्छा 120 को 6 पे डिवाइड करें तो 20 आ गया, तो 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इसी तरह 4500 डिवाइड बाय 60 कर ले तो 0 0 के साथ खत्म,
450 को 6 पे डिवाइड कर लें, तो ये तो कैलकुलेटर ज़रूरी नहीं कि आपके पास कैलकुलेटर हो, 480 वर्टिसेस कर ले। अच्छा 6 7 42, अच्छा 5 माइनस 2 इससे 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 5 30, तो इसका आंसर 75 हो गया। अच्छा तो हमारे पास इक्वेशन ये है 75 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, 75 माइनस 20 से 55 आ रहा है डिवाइड बाई 10, 5.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। रिवोल्यूशन का सर से यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, रेडियन और डिग्री का जिक्र हो रहा है। तो एक रिवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर है, तो हम रिवोल्यूशन की जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360 डिग्री हम कर लेते हैं, तो 1980 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अगर ऑप्शन तो करेक्ट ए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहें कि रेडियन में क्या आंसर होगा, तो 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियस के बराबर है। 5.5 को 2 पाई से ज़रा, तो पाई की जगह आप 3.14 लगा लें, ठीक है। तो इससे हमारे पास 34.54 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर आए, जो कि नहीं है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। If a body is moving in a circular path with a constant angular velocity, which of the following is correct? ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर वो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा। अच्छा सुनिए, अगर हम देखें तो सर्कल में हर लम्हे वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी का जीरो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ये है। लेकिन अगर ये पूछते कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता, तो अगर आप देखें तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो जीरो के बराबर है, उसमें जो तब्दीली है वो कोई नहीं आ रही, तो वो जीरो के बराबर है। यहाँ पे जीरो कर ले तो 0 डिवाइड बाय टाइम विल गिव अस एंगुलर वेलोसिटी 0। लेकिन जो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें, हर लम्हे पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन इज वेरी। 51 में कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 12 रेडियन पर सेकंड, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ द रेडियस इज 10 मीटर। हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो गिवन है, रेडियस भी गिवन है, हमें लीनियर वेलोसिटी मालूम कि v = r ओमेगा, वी डिस्प्यूट कर ले 10 to the 100, तो 100 मीटर पर सेकंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी है वो होगा। 52 में कह रहे वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स से सेंटीमीटर फोर्स कोई काम करता है, तो कह रहे नहीं कर रहा, क्यों मैं नहीं कर रहा, वर्क डन इज 0, सेंटीमीटर फोर्स ओनली कॉजेस सब कोई मोशन का डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रही, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो d हमारे पास 0 होगा, यहाँ पे पुट कर ले तो हमारे पास 0 जूल आ रहा है। 53 में कह रहे 3 particles of a rigid body rotating about a fixed axis are located at 5 cm, 10 cm and 15 cm from the axis of rotation. Which particle has greater tangential velocity? ठीक है, तो R1, R2, R3 हो गया। हमारे पास v और ओमेगा है, v हमारे पास अगर ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है और उन दोनों के बीच कांस्टेंट रखें, तो v और ओमेगा r के बीच हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कि r जिसका ग्रेटर होगा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगी। तो थर्ड पार्टिकल फॉरथेस्ट है, दूर है, ठीक है, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। A cyclist bends while taking a turn to provide centripetal force। अच्छा वो इसलिए बेंड होते हैं क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा कि वो आराम से जो है वो मोड जो है वो ले टर्न ले सके। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले ही बता चुके हैं कि फोर्स व्हिच कॉजेस अ बॉडी टू मूव इन सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा यहाँ पे एक आपको ज़रूरी बात बतानी है, आपको समझ आ चुकी है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप पूछ सकते हैं। अच्छा इस तरह है कि आप अगर देखें तो आपने फ़र्क करना है तो उसमें स्वीट कैंडीज में और ब्रेन बस्टर्स में, ठीक है। डायरेक्ट आपने आंसर की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपको इसकी समझ आपको यहाँ पे आ जाएगी कि आप देख लें इसमें अगर आप मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट ना करते, आप डायरेक्ट बस जल्दबाजी से काम लेते, तो आपके ख्याल में ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, आराम से जो है वो स्टेटमेंट पढ़नी है। जिस तरह अगर आप देखें मैं जगह जगह पे वो कर रहा हूँ, तो इससे मुझे आसानी हो रही है कि इसमें पूछ क्या रहे, गिवन क्या है, ठीक है। तो आपने
जल्दबाजी से काम नहीं लेना। एमसीक्यू में जो आपने सबसे बड़ा ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, वो इसका रखना है कि आपने जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम नहीं लेना। स्टेटमेंट को रीड कर लें। फिजिक्स में यही मसला होता है कि अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी से काम लेंगे तो आपने गलत ऑप्शन पे क्लिक किया होगा। तो इसका खास ख्याल रखें कि आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, ऑप्शन को रीड कर लें। ये नहीं है कि आप सिर्फ नंबर को देखें, यूनिट को ना देखें, तो उससे आपका जो आपको आंसर आता होगा वो आप गलत कर लेंगे फिर, ठीक है। तो यही थे 54 एमसीक्यूज। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी और टेस्ट के एमसीक्यूज उठा के उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।